चलो आगे देखो भाई। तो मैंने कहा भाई नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी। अब यहां पर ये कह रहा है कि जब द्रौपदी का चीर हरण होता है, चीर वस्त्र का बताया था मैंने, दुकुल बताया था, वसन बताया था, अंबर बताया था, पटु बताया था। ये सारे किसके पर्यायवाची थे? वस्त्र के थे। अब कह रहा कि किसने किया था? दुशासन लगातार खींचे जा रहा है। और देखो मेरे भगवान, जब एक बार उसका हाथ चिर गया था तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू पाड़ कर क्या किया था? द्रौपदी ने कृष्ण के हाथ पे बांधा था और उसी भगवान ने उस पल्लू को वापस लौटा दिया है समय आने पर। तो कह रहा है कि वो द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, मतलब इतना कपड़ा इकट्ठा हो चुका कि देहरादून के सारे वस्त्रालय भर सकते थे। ठीक है कि नहीं है? तो उसने कहा कि भाई वो समझ में नहीं आ रहा था कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में, पता ही नहीं चल रहा। हाँ भाई साड़ी नारी में है कि नारी साड़ी में है, ये पता ही नहीं था। या फिर सारी नारी ही साड़ी क्या बन चुकी है? साड़ी, या फिर साड़ी क्या बन चुकी थी? मतलब जहां शब्दों की अधिकता हो और ट्रिक आपके सामने बैठी है, क्या है इसका मतलब? कौन सा अलंकार होगा? संदेह। तो ये शब्दों को याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना तुमने। ये याद करके फिर प्रैक्टिस सेट मारना है। ये जो मैंने वहां भी बताए थे, उपमा में बताए, उत्प्रेक्षा में बताए, तो इनको याद करके फिर प्रैक्टिस सेट पे आना, फिर अपने आप सोल्व हो जाएगा। फिर तुम्हें चाहे अर्थ पता हो किसी का, चाहे ना पता हो, फिर क्या लेना देना है। क्लियर है बात? लिखो जल्दी से। वहां जाके नीरज, तू भी पूरा लगाव लेके बैठा आज फोन से, क्या मिल गया है? आपको हमें नहीं बिगड़ना, रहने दे, धर ले इसने। हाँ भाई देखो इधर देखो। अब भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए मैंने सामान्य सी पंक्ति बताई थी कि रस्सी को क्या मान लिया? सांप। वो भ्रम है हमारा। तो एक कवि ने बड़ी लाजवाब, मैं जिस दिन सुना भी रहा हूँ शायद, उसने कहा कि पहले पत्राचार से बातें होती थी, उस समय भी निराला था। प्रेमी अपनी प्रेमिका को लव लेटर लिखते थे, फिर वापस कई दिन बाद उत्तर मिलता था, वो भी एक शांति थी, है ना। आज अगर आपने मैसेज किया यार 10 सेकंड भी सीन नहीं हुआ तो फिर दिक्कत, समस्या है, बहुत भारी दिक्कत है। यही है ना, ऐसा होता है। अब कहता है मैं इंसान नहीं हूं, या फिर क्या नहीं होगा पूरा। अब मैंने ये कहा कि भाई एक मुस्लिम महिला और मुस्लिम पुरुष दोनों आपस में दोस्त हैं, नायक नायिका के रूप में ले सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका के रूप में। प्रेमी कुछ मजबूरियों के कारण उससे दूर हो चुका है, और दूर हो गया तो स्वाभाविक सी बात है पत्र लिखेगा। उस समय व्हाट्सएप मैसेंजर इंस्टा आईडी नहीं थी आप लोगों की ये, तो उसने पत्र भेजा है। पत्र भेजा उस जमाने में या उस समय में जब मुस्लिम लोगों के रोजा शुरू होते हैं। क्या शुरू होते हैं? अब रोजा की खासियत है कि वो चांद का दीदार करने के बाद ही अपना व्रत खोलते। अब ये तो सदा से चली आ रही है बात कि भाई प्रेमिका के मुख को क्या मान लेना, चांद पर तुम मत मानना। दिखा दिया मैंने आज ओरिजिनल, कैसा है कैसा नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि उसने अपनी प्रेमिका के पास पत्र लिखा, और उस पत्र की पहली प्रमुख लाइन क्या थी कि यूं ना निकला करो तुम सज सवर कर, यूं ना निकला करो
तुम सज सवर कर वरना लोग रोजा तोड़ देंगे, रोजा तोड़ देंगे तुम्हें चांद समझकर। तुम्हें चांद समझकर। कि भाई यूं ना निकला करो तुम सज सवर कर, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे तुम्हें चांद समझकर। ठीक है कि नहीं है? चलो लिखो फिर, भेजेगा मेरे पास सेट करके। यू पूरी बाहर आवाज जाती है। तो ये बात तो पता चल गई ना कि कवि ने कब और किसको कही है। ये कुल मिलाकर के एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पास जो पत्र भेजा तब की है कि यूं ना निकला करो तुम सज सवर कर, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे तुम्हें चांद समझकर। कोई एडमिशन लेने आ जाएगा, चला जाएगा, कट जाओ। अब इसकी बात क्या है वो सुनो ध्यान से। वो कह रहा है कि जो रात्रि होगी उस रात्रि में अगर आपकी जो चमक धमक का चेहरा है, ये श्रृंगार किया हुआ चेहरा अगर आप छत के ऊपर जाएंगे लेकर के तो मैं ये कह रहा हूं बाहर आवाज नहीं जाए, पहले तो तू मजे ले ले। बहुत अच्छी है, चलाओ यार चलाओ। आज ये मैं सुबह जल्दी क्लास थी उस चक्कर में पहन आया। अब मैंने ये कहा इसके भाव जो समझते हैं तो बड़े गंभीर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जिससे हम भाव समझ पाए, लेकिन भाव तो समझने पड़ते हैं, लिखे नहीं होते कभी। ठीक है नहीं? जब केवल आंखें मिलती हैं और भाव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना? तो किसी का मैंने कहा था किसी दिन कि ये मुंह तो यूं ही बदनाम है, अक्सर बातें तो आंखें किया करती हैं। ठीक है नहीं? तो यहां पर उसने क्या कहा कि तू इस तरह से सज धज कर छत के ऊपर मत निकलना कभी, कि लोगों को आपके मुख में चांद का क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, क्योंकि वो आपके मुख को ही क्या मान बैठेंगे, चांद मान बैठेंगे, भ्रम हो जाएगा। इसलिए वो अपना रोजा क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो फिर अंतर है, दिन रात का अंतर है। और ये भ्रम दूर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब भी जाएगी छत पे जाएगी तो उसके मुख में ही क्या नजर आएगा, और ये लोगों का नहीं, ये कवि कह रहा है कि वो भ्रम है लोगों, जो दूर नहीं हो सकता है। ओके, है इट्स ओके। चलो आगे बढ़ रहा हूं। लिख रहे हो? नहीं लिखा था? ये तो है यार अब तुम्हारे पास, इसकी ट्रिक नहीं होगी। ये देखो, जब ये उदाहरण पूछेगा ना तो समानांतर ये डालता है वो ऑप्शन में, तो इसको पहचान लो, फिर बच्चा हुआ क्या है। बस संदेह में भ्रांति में ही अंतर है हमें। चलो अब सुनो, अब मैं बता रहा हूं अन्योक्ति अलंकार। बड़ा लाजवाब अलंकार है ये भी भाई। अतिशोक्ति अलग है, अन्योक्ति अलग है। अर्थ अलंकार में मेरे अब भी याद है, स्लाइड के इस हिस्से पे मैंने ऐसे लिखा था ऊपर टॉप में, बस मैं मेमोरी के लिए जाना जाता हूं। लिखा है ना, उसको और बता।
जो आज पुरानी यादें ताजा करके मुंह फुला के बैठी थी। अब सुनो भाई मेरी बात, मैंने यहां पे लिखा अन्योक्ति के जब टुकड़े होते हैं तो टुकड़े होगा अन्य जमा उक्ति। क्या होगा भाई? अन्य जमा उक्ति। अन्य का मतलब है दूसरा। सुनो रे, पहले समझ लो इस चीज को। अन्य का अर्थ होता है विपुल भाई दूसरा। ऐसे मरे मरे क्यों बोल रहे? दूसरा। और उक्ति का मतलब है कही हुई बात। अब सुनो मेरी बात, इतना लाजवाब उदाहरण है, इसके इतने उदाहरण बनते हैं, हद से ज्यादा बनते हैं। अन्योक्ति बड़ा परफेक्ट है क्योंकि सूरदास ने तो पिरोया है अपने शब्दों को। अन्योक्ति अलंकार की जब बात आती है तो कहता है कि बात अगर मैं तुमसे कहूंगा ना, तुमसे कहूंगा, तो मैं आपको डायरेक्ट ना कह करके किसी के थ्रू कहूंगा। जैसे एक ऐसा समय आता है जब वृंदावन को छोड़ करके श्री कृष्ण मजबूरी बस मथुरा चले जाते हैं, क्योंकि कंसवध करना है महाराज को, चले जाते हैं। जब वो मथुरा जाते हैं तो वहां पर गोपियों को बिना बताए निकल रहे हैं। और ऐसी घटना अक्सर इसे इतिहास में हुई है, अक्सर हुई है। कब कब हुई? यशोधरा नाम सुना है? गौतम बुद्ध इतना नालायक था कि चुपचाप उठ करके रात को चला गया। और मैथिली शरणगुप्त की रचना यशोधरा, और वो यशोधरा के मुख से कहलवा रहे हैं मैथिली शरणगुप्त कि सखी वो मुझसे कह कर जाते। तो वो यशोधरा अपनी सहेलियों के बीच में बैठकर कह रही है कि हे सखी, अगर वो मुझसे कहते भी ना कि मुझे जाना है, सन्यास लेना है, मैं लीन होना चाहता हूँ भक्ति में, तो बोले मैं उसको मना, लेकिन एक छोटे से बच्चे राहुल को छोड़ करके, मुझे छोड़ करके वो चला गया। ये जिस दिन पढ़ोगे उस दिन बड़े मजे, लाजवाब। हिंदी, आई लव हिंदी। मेरी लगभग पोस्टों मिलेगा हिंदी प्रेमी, बस हिंदी लवर, इसलिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और ये हिंदी हट जाए तो हिंद से प्यार, ये हट जाएगी तो हिंद से प्यार, दोनों प्यारी चीज है। तो मैंने ये कहा कि ऐसी घटनाएं हुई है, उसी को फॉलो किया। मैं ये कहूंगा गौतम बुद्ध ने भी किसका अनुसरण किया? कृष्ण का अनुसरण किया है। वो भी गोपियों को बिना बताए, हालांकि राधा से ज्यादा कौन चाहती है उसको? गोपियां चाहती हैं, गोपियां चाहती हैं, गोपियां चाहती हैं, क्योंकि हमेशा रास किसके साथ रचाया है? वो देखा वो वन है, कौन सा है वन का नाम याद नहीं है, वहां सुंदर वन। वहां के प्रत्येक पेड़ आपस में क्या है? गुथे। कोई सिंगल पेड़ मिलेगा नहीं। देखो भगवान की लीला, सिंगल पेड़ नहीं मिलेगा। ये बताएगा कि प्रत्येक एक पेड़ तो कृष्ण है, उसके साथ कौन खड़ी है? गोपी खड़ी है। और ऐसा पेड़, ऐसा सुंदर वन है वो कि वहां रात को प्रत्येक जीव जंतु अपने आप वहां से निकल लेता है। उस वन में कोई नहीं ठहरता रात को, और गलती से उस गांव वालों ने उसकी तरफ देख भी लिया तो रात को अंधे क्या हो जाते हैं। आज भी है ये बातें। हाँ, इसीलिए कहता हूं कि अपनी संस्कृति से प्रेम करें। वो सब कुछ एक बार, वहां जो द्वारपाल है वो एक बार आवाज लगाएगा कि वन को क्या करो, हर एक बंदर वहां से चुपचाप निकल लेगा। और दिन में इतने बंदर रहते हैं हद से ज्यादा। उसी में एक मंदिर है, उस मंदिर के 7 ताले लगते हैं, और अंदर रखा जाता है दूध, पानी का गिलास और वो पान। और सुबह जब देखते हैं तो पान खाया हुआ मिलता है, और चद्दर है उस पर गुड़झटें मिलती है। इसलिए जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें मानना पड़ता है कि हम भगवान के सानिध्य में आज भी हैं। ठीक है ना? इसलिए उसकी कृपा बनेगी, जरूर बनेगी, सभी पे बनेगी, धीरे धीरे बनेगी। इसलिए नेक कर्म कीजिए। ठीक है? ये मिसकॉल आती है ना बीच बीच में किसी किसी के पास, पढ़ाई के टाइम में वहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना? आयुष तेरे पास फोन कर कौन रहा था? ये सस्पेंस है, हम तो सारे यही है यार। अब सुनिए भाई, जब वो वृंदावन से कहां पहुंच चुके हैं? मथुरा में पहुंच चुके हैं, तो वहां पर उसने वियोग संदेश भेजा है। वियोग मतलब योग से उल्टा, कि मैं आपसे क्या हो चुका हूं? दूर हो चुका हूं। इसलिए उसको वियोग ना कहकर खाली योग संदेश भी बोल देते हैं। और ये सारी चीजें वर्णित हैं
सूर सागर में, और उसी से उस सागर से एक हिस्सा अलग कर दिया जिसको भ्रमर गीत नाम दे दिया। तो भ्रमर गीत और सूर सागर ये किसकी रचनाएं हैं? है? हाँ, उद्धव वाला, वो भ्रमर गीत में। अब कहता है कि उसने सूरदास जी की, ये जिस दिन बताऊंगा तो ट्रिक बता दूंगा सारे। अब उसने ये कहा, उसने वियोग संदेश लिखा और डाकिया बना लिया किसको? उद्धव को। किसको बना लिया? कि ले भाई तू डाकिया है और जाकर के ये पत्र गोपियों को सुना दे कि आपका श्री कृष्ण हमेशा के लिए अब क्या हो चुका है, आपसे दूर हो चुका है। आता है और उद्धव कहता है कि वो पत्र गोपियों के सामने पढ़ करके सुना रहा है। इतनी गालियां बकने का मन कर रहा है गोपियों का, पर बके कैसे? अब उन गोपियों की आंखों के आगे से उड़ता हुआ एक भ्रमर जाता है। भ्रमर बोले तो भौरा। अब बिल्कुल काला सा होता है, हालांकि अनेक वैरायटी हैं, लेकिन वो काला भौरा गया। अब वो भौरा जो लाइट पे आके ऐसी ध्वनि करता है, वो भौरा गया। अब कहता है कि भाई गोपियों को बहाना मिल गया, क्या बकने का? अब वो गालियां किसको बक रही हैं? पेल किसको रही हैं? उद्धव को, उद्धव को बक रही हैं। ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब बात है किसी की और कहा किसी। अब गाली डायरेक्ट नहीं बक पा रही उद्धव से, जैसे मैं आपको कह रहा हूं डायरेक्ट नहीं कह पा रहा तो मैं ये कह रहा हूं कि वो डायरेक्ट गाली उद्धव को बकना चाह रही है, लेकिन माध्यम किसको बना लिया? तो एक बात यही क्लियर हो गई, इसमें अन्योक्ति में ज्यादातर कौन पिसता है बीच में बेचारा? या तो भौरा होगा या फिर मुश्किल से पकड़ेंगे तो किसको? कली को। और ऐसी भौरे को क्या कह देते हैं? अली। अली कली, इनको प्रमुखता दी जाती है कि हम माध्यम इनको बनाएंगे, बात ज्ञान पेल लेंगे किसी और के लिए। तो ये कौन से अलंकार की कहानी है? सुनो, अब इसके उदाहरण सुनेंगे। अरे लाजवाब उदाहरण है प्यारे प्यारे। देखो, बस मूड बन गया ना इसकी और एक बार। अब मूड बन गया तो काम फिनिश हो जाएगा अपना। लो देखो, उसने लिखा, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल। भाई इसी की पंक्ति है आगे, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो। ये के बुम बुम कर रहे हो रे? अली कली ही, भाई ऐसी बात है, मेरे अलावा कोई किसी को टोंट के रूप में ना ले। अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौने हवाल। और मैं जिसको माध्यम बना रहा हूं वो मेरे को जो सबसे प्यारा लगता है मैं उसी को बोलता हूं। अब देख लो किसको प्यारा प्यारा बनना है। एक तो क्लियर हो गया, आयुष है। इसके फोन नंबर भी मैंने लिखे हैं, आयुष डियर देहरादून। तो मैंने ये कहा, ऐसा डियर मिला नालायक कि फोन स्विच ऑफ फोन स्विच ऑफ है। अब मैंने बोला भाई साहब फोन नंबर नहीं मिलते। बोले जी है ही नहीं नंबर, ये तो व्हाट्सएप के हैं वैसे चलो डिस्टरबेंस होता है तो भाई हम आपको जब डिस्टरबेंस खत्म तू खुद कर लेगा ना तब करेंगे बात आपसे, ठीक है? और फिर भी मदद चाहिए तो मेरी बता देना मैंने ये कहा भाई, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो। आगे ये भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात है। आगे कौन हवाल, अर्थ बड़ा गंभीर है। ये वो दोहा है जिन दोहों को लिखने वाला मात्र 713 दोहे लिख करके अमर हो गया। मात्र कितने दोहे? बिहारी नाम है। क्या नाम है? अगर तुलसीदास की रामचरितमानस पे जितनी टीकाएं लिखी, टीका मैंने बताया था अनुवाद करना है, उससे दूसरा नंबर अगर कहता है तो इन 713 दोहों का आता है। कि उसके बाद अगर किसी पे सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई तो वो किस पे लिखी गई? बिहारी सतसई पे।
क्या नाम है इसकी रचना का? बिहारी सतसई। सतसई समास है। 700 श्लोकों 700 दोहों का समूह क्या कहलाएगा? इसलिए बहुब्री समास। द्विगु के बाद में जाएंगे, निश्चित हो गई संख्या। हाँ, बहुब्री को प्राथमिकता देंगे, ये ना हो तो क्या करेंगे? द्विगु करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो अब कहता है कि भाई बिहारी किसके दरबार में है? किसका दरबारी कवि है? जैसे पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रवरदाई। कौन था? चंदू। ठीक है ना? हाँ, संयोगिता का देवर था सबसे प्यारा वही, क्योंकि उसका दोस्त भी है वो और उसके साथ साथ उसका राज दरबारी भी है और बचपन का सखा है। इसीलिए कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण, कि इनका जन्म भी एक साथ होता है और मृत्यु भी क्या होती है? एक साथ होती है। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, अब सुनो, ये जो है ये राजा जयसिंह के दरबार में है भाई, जो जयपुर के शासक हैं, जिसका नाम क्या है? राजा जयसिंह। तो जैसे जयसिंह जैसे जयपुर। तो कहता है कि बिहारी राजा जयसिंह को कोई बात तो कहना चाह रहा है पर डायरेक्ट नहीं कह पा रहा, आमदनी रुक जाएगी। और वो मौज लेता था राजा के बाहर होने के बाद, वो रुक जाएगी। इसलिए उसने डायरेक्ट नहीं कह करके माध्यम बना लिया। और माध्यम बना लिया किसको? अली को और कली। तो यहां पर जो अली है वो सांकेतिक भाषा में है, लेकिन कहना क्या चाह रहा है? किसको? जयसिंह। थोड़ा भद्र सा लगता, बेचारे को सम्मान दो। क्या हो जाएगा? राजा जयसिंह। और कली है, ये है अल्पायु की कन्या ही लिख लो, जब बोल ही दिया तो इसने, अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका। कली किसे कहते हैं वास्तव में? तो अध खिला फूल, जिसको मैं मुकुल भी कह सकता हूं। और वास्तव में तो ये है ना, अध खिला फूल, तो मुकुल मिलेगा आपको अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्दों में, और मुकुल ना मिले तो इसलिए मुकुल नाम कोई नहीं निकालेगा अपनी संतान का। मुकुल नहीं निकालना चाहिए ना, उसका अर्थ ही यार रॉन्ग है, विपरीत है, नेगेटिव है। अध खिला फूल क्यों निकालोगे तुम? बताओ, हमारा फूल भी नहीं खिलेगा तो फिर खिलेगा किसका? इसलिए मुकुल नाम नहीं रखना है। ठीक है, हाँ, और काफी नाम है ना दुनिया में, वो रखो। देखो, अब कहता है कि अली तो कौन है भाई? राजा जयसिंह है। कली कौन हो गई? वो कम उम्र की बालिका। अब एक राजा तो भगवान के स्वरूप है ना, और भगवान को हम भला बुरा नहीं कह सकते। भला भला तो कह लो, बुरा तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो उल्टा बुरा कर देगा तो फिर सिस्टम फेल। ठीक है ना? कहते हैं ना, बोले हम तो रोज भगवान को याद करते, बोले जिस दिन भगवान को ने तुमको कर लिया तो फिर सिस्टम हो जाएगा। इसलिए कई बार ऐसी भी घटनाएं होती कि भगवान तो हमें याद मत करना अभी। ठीक है कि नहीं? वो अलग अलग पोजीशन होती है। अब उसने कहा कि एक भगवान स्वरूप जब किसी ने गद्दी ले रखी है और वो नालायक काम कर रहा है, इंद्र वाले काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इंद्र वाला काम कैसे हो गया कि वो ध्यान नहीं दे रहा प्रजा पर, किस पे लगा बैठा? दिल बेईमान है, माने ना माने। अब उस लड़की के ऊपर ध्यान लगा लिया, और बिहारी कहता है कि डायरेक्ट नहीं कह पा रहा यार बेचारा, लेकिन सभा होती है राज्यसभा में, उसने फेंक दिया अपने मुंह से। कौन सा दोहा? कि न ही परागु नहीं मधुर मधु, न ही विकासु इहकाल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन? कि हे कुत्ते राजा जयसिंह, न ही परागु, जिसमें क्या नहीं है? पराग नहीं है। एक भौरा क्या लेने आता है फूल के पास? पराग लेने आता है। और न ही मधुर मधु, अर्थात आज तक या अब तक क्या होगा? व्हाट हैपेंड प्लीज टेल अबाउट? हैं? पराग में देखो, एक फूल खिलता है तो उसमें पतली पतली देखो, अब इनमें एक ऐसी डंडी डंडी रहती है ऐसी, यही क्या है? पराग है। इसी से रस लेता नहीं। इस फूल में, इस पंखुड़ी में क्या है? कुछ भी नहीं है। वो मध्य भाग जो है फूल का, मध्य भाग। ठीक है, तो कह रहा है कि न तो इसमें पराग हुआ है, न ही मीठे शहद का निर्माण हुआ है। वो फूल में अभी मिठास भी नहीं आया है। अली कली ही सो बंध्यो, अर्थात हे भौरे, भौरे मतलब तू इस कली से, मतलब इस अल्पायु की लड़की से, कम उम्र की बालिका से अभी से इतना बंध गया।
जिस दिन ये पूर्ण यौवन पे आएगी, अर्थात जिस दिन ये पुष्प के रूप में आएगी, उस दिन तेरा क्या हाल। तो बहुत कुछ कह गया बहुत कम बातों में। इसलिए बिहारी सतसई को कहा जाता है गागर में सागर भरने का काम, कि बहुत कम लाइनों में बहुत कुछ कह दिया जाता है। फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। क्या भाई, फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। देखो कितनी अच्छी चीज है। वो तो आ तो लिया, सलेश अलंकार खोल के देख। तो ये उदाहरण भी सीखा है। कौन सा? फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। और उदाहरण दे रहा हूं, और दे रहा हूं। है ये बता दिया, ये रहा, ये शब्द मिलेंगे अली और कली। अरे मैम साहब यार तूने चाड़ा का, तो फिर फूल आ गया रे, फूल काटे। अब फूल तो है ये सुख के प्रतीक हैं, और काटे तो हम ये कहते हैं ना बार बार कि एक चंदन के पेड़ के पास अगर एक कीकर का पेड़ है तो वो किसके रेट में बिकेगा? चंदन के पेड़, ठीक है ना। चंदन के पेड़ के पास अगर कीकर का पेड़ है तो उसकी कीमत भी किसके समान है? तो फिर फूलों के पास कांटे हैं तो कांटों को भी क्या मान लेना चाहिए था? फूल, लेकिन नहीं माना जाता है, इसलिए बेचारे उदास रहते हैं। ठीक है कि नहीं? चलो हो गया यहां तक काम। बढ़ो आगे, एक दो और इसको निपटा लो। देखो भाई, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इन योर एग्जाम। आगे बना लो तुम, क्या आएगा एग्जाम पर्पस। सीख तो जाऊं मैं, और 2 महीने 1 महीने रह जाऊं तो इंग्लिश, है ना? है यार हद कर दी तूने, देखना। फिर तुम इसको नहीं दिमाग में बढ़ाती है तो ले लो। और अति हर चीज की बुरी होती है, तो इसका मतलब अति शब्द आया है। और वहां अन्य था, अन्य जमा उक्ति, और एक और था वक्र जमा उक्ति, तो ये उक्ति तीनों में लगी है। और एक और था पुनरुक्ति, तो पुनः जमा उक्ति, उक्ति वाले 4 हैं। अतिशय जमा उक्ति। देखो अतिशय शब्द याद रखना है, पेपर में शुद्ध वर्तनी में आता है। अलंकार सुनो, इसमें ऐसी कंडीशन बनती हैं कि मजबूरीवश कवि बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करता ही है। जैसे मैं कह रहा था, जो भी पृथ्वीराज चौहान का दरबारी है चंद्रबरदाई, उसने इतनी अतिशयोक्ति कर रखी हद से ज्यादा। वो प्रजा का गुणगान करना भूल गया, वो प्रकृति के वर्णन में को भूल गया। किसके पीछे लगा है कि मेरा राजा सिर्फ इतना था, ऐसा कर सकता था, फलाना कर सकता था, धिकड़ा कर सकता था। तो वो होती है अतिशयोक्ति। ठीक है कि नहीं है? जहां क्या किया जाए, और जिसको देशी भाषा में कहते हैं फेंकू, इतनी फेंक दे, इतनी फेंक दे कि पता ही नहीं चले, लपेट ही ना पाए, है ना? मिल जाते होंगे, कोई ना कोई टकराता होगा फेंकने वाला। अब सुनो, महाराणा प्रताप से ले लो बात। अब इसमें कहता है कि जब 2 पंक्ति आती है ना, तो पहली पंक्ति जो है उसमें नेगेटिविटी दिखाएगा कवि कि भाई फलाने आदमी से फलाना काम है, और तुरंत दूसरी में पता नहीं क्या एनर्जी भरती है, उस काम को तुरंत करवा देता है। देखो एक बार ध्यान से, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लग ना पाई आग
लंका सगरी या सगरी, लंका सारी जल गई, गए निशाचर। अब देखो रे निशाचर कौन है? हाँ कभी निशाचर कर दो चंद्रमा, अब चंद्रमा भाग जाएगा तो क्या लेंगे हम? गए निशाचरे भाग। क्या रहा है? क्या आ गया बताना। सुनो भैया अब इसमें बहुत अच्छी बात है, देख यहां देख, मैंने ये कहा था जब दो पंक्तियां आती हैं तो एक पंक्ति में नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मकता दिखाएगा कि फलाने व्यक्ति से, फलाने कवि से, फलाने राजा से, फलाने प्रेमी से ये काम हो ही नहीं सकता। जैसे यहां जब मैं आपसे पूछूं तो देखो एक बार ध्यान से, अब समझ लो, बाद में लिखना, जो छूट गया वो छूट गया। हनुमान की पूंछ में मना कर दिया ना, ला आग लग रही है कि नहीं लग रही है, और नीचे सबके फूक गिरा, सारी तो लंका जल गई और जितने भी राक्षस थे वो वहां से भाग गए। और ऊपर क्या कह रहा है? अब और क्या फेंकेगा यार? हो गई ना बात क्लियर? कि पहले तो मना कर रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं है भाई साहब, और फिर तुरंत अपनी बात को बदल करके कह रहा है कि लंका सारी जल गई, गए निशाचर। ठीक है, इसके बाद देखो एक और, आगे पड़ी नदियां अपार, आगे पड़ी नदियां अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। घोड़ा उतरे कैसे पार, जब तक राणा ने थी आंखें मूंदी, जब तक राणा ने थी आंखें मूंदी, तब तक चेतक था उस पार। लव आगे पड़ी नदियां अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, जब तक राणा ने थी आंखें मूंदी, तब तक चेतक था उस पार। क्या मना किया भाई पहले में बताओ? मना कहाँ कर रहा है? ये तो सोच रहा है यार, अगला सोच रहा है, क्या पता चला जाए। भैया आप वाली बात को देखो तुम, सिर्फ शब्द ये पकड़वाएगा बात को। अपार मतलब है जिसे पार न किया जा सके। अब कवि खुद कह रहा है कि मेरे सामने ऐसी नदी है कि राणा प्रताप को मैं पार नहीं करवा सकता। ठीक है कि नहीं? और आगे कह रहा है कि फिर टेंशन में आ गया कि भाई नदी तो अपार है तो फिर घोड़ा मेरा उस पार कैसे जाएगा। और फिर कह रहा तुरंत, जब तक राणा महाराणा प्रताप ने अपनी आंखें मूंदी थी, आंखें झपकाना निमेश, क्या होगा? निर्निमेश। ठीक है, निर्निमेश, एक टक देखना क्या होता है? निर्निमेश। तो कहता है कि जब तक राणा ने थी आंखें मूंदी, तब तक चेतक क्या हो गया था? पार हो गया था भाई। तब तक चेतक था, क्या है यार इसके, क्या हो जाता है? तब तक चेतक क्या हो गया था? ठीक है, मुन्ना
अम्मा के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग खड़ा हुआ सिर पर नागिन लेटी। मुन्ना अम्मा के सिर की देख देख दो चोटी, भाग खड़ा हुआ सिर पर नागिने लेटी। कि माँ के सिर पे क्या लेट रही है? नागिन। और थी क्या वो? तो कौन सा अलंकार है? ब्रह्मा अलंकार। कौन सा है? ब्रह्म। वहम हो रहा है उसको तो। ठीक है, पकड़ने तो लग जाओगे धीरे धीरे। तो भाई मेरे हिसाब से ये कर दोगे। मानवीकरण और देख लो एक बार, मानवीकरण और मानवीकरण और देख लो। चलो आगे, या लिखो? लिख लो, लिख ले भाई साहब, लिख ले। इसमें केवल ये देगा, या तो परिभाषा आएगी, स्टेटमेंट आएगी, ठीक है, या फिर कहता है कि डायरेक्ट आपसे ये देगा लाइन और पूछेगा निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार। बस ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। हाँ, जैसे आप देना ये क्या नाम, अंजना, अंजना एक और अलंकार था जिसमें उदाहरण है असंगति का। एक विभावना और असंगति और देख लो। पहले विभावना और असंगति देख लो। विभावना में और असंगति में अंतर क्या है वो देखो भाई। लिख लिया? ये दोनों को तुलना करवा रहा हूं। एक तो कौन सा बता रहा हूं मैं, विभावना, और एक मैं बता रहा हूं कौन सा, हाँ हाँ असंगति अलंकार। ये अर्थ अलंकार ही है सारे, विभावना और। पहले तो इस शब्द को देखो, सब कुछ क्लियर है यार, नाम से ही पता लग जाता है क्या है ये। और आगे ये खाली गोले में क्या है, संग का मतलब है, और आगे क्या कर दिया, मतलब साथ है। काम होगा, कारण नहीं है, कारण होगा, समझ रहे हो? अब उदाहरण लिख रहा हूं, अपने आप समझ जाओगे। दीर्घ ऊर्जत, क्या लिखा है इसने? दीर्घ क्या होते हैं? आंख, आंख। दिक दिशा होती है, दीर्घ क्या होते हैं? आंख, दीर्घ आंखें। दिक दिशा, दिक दिशा। देखो उसने कहा, मैं इसी उदाहरण से इसकी परिभाषा पूरे पूरे पकड़ 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 पकड़, कोई बात नहीं, सेट कर दो, सेट कर दो, आराम से कर दो, आराम से कर दो, आराम से कर दो, आराम से। अंजना रहने दे, वो कर देगा। मैं तब तक उदाहरण लिख देता हूं। ये दीर्घ ऊर्जत, टूटत, टूटत कुटुंब। अब कुटुंब होता है परिवार, वैसे तो कुटुंब बोलते हैं, कुटुंब, लेकिन कवि की भाषा है, मानेंगे हम कुटुंब। बस ये इतने से समझ में आ जाएगा, सब कुछ खेल इसी में है। हाँ असंगति है, लेकिन असंगति क्यों है वो देखना पड़ेगा। कोई नहीं, कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इतना सा।
चल जाएगा सर, शायद हो जाएगा। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके थैंक यू सर। हाँ भाई सुनो, मैंने ये कहा दीर्घ, दीर्घ तो पहली बात तो सुनो, दीर्घ पर्यायवाची है किसका? आंख का। और मैं ये कह रहा था सरिता, अगर दी के कै पे हलंत है तो दिक होती है दिशा, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि उलझ कौन रहे हैं आपस में? नैनो से नैना मिले रे, तो क्या मिल रहे हैं? उलझ रहे हैं। अब देखो, कार्य कहीं हो रहा है, कारण कहीं और है, ठीक है ना। अब कहता है कि काम तो क्या हुआ है? आंखें उलझने का, और टूट क्या गए? तो काम कहीं हो और उसका परिणाम कहीं और निकले, तो मतलब क्या संगति बैठी? संग नहीं है दोनों चीजें एक साथ। काम यहां कर रहे हो, परिणाम किस में मिलेगा? एग्जाम में, समझ रहे हो। तो मतलब वहां असंगति है। क्या है? तो जहां काम कहीं और हो और परिणाम कहीं, तो वो किसका कमाल है? तो इसने स्पष्ट कर दिया कि आंखें यहां उलझेंगी अपनी, टूट क्या जाएंगे? बड़े बड़े परिवार टूट जाया करते हैं। अब होगी कोई हमारे जैसी कि करूंगी तो इसी से करूंगी शादी, परिवार उसके खिलाफ होगा, तो फिर टूटने एक नहीं, क्योंकि उसने तो क्या मिलाए हैं? नैना मिलाई थी, और वहां सारे के सारे परिवार में लठ भजवा दिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं आंखें तो उलझती हैं और टूट क्या जाया करते हैं? परिवार टूट जाया करते हैं। चलो आगे, अगला इधर देखो, विभावना में क्या कह रहा है भाई? कि जिसकी हमें जरूरत है ना वो भी नहीं है, जिसकी हमें जरूरत है वो नहीं है, फिर भी हमारा काम है। आंखों से क्या किया जाता है? आंख नहीं है फिर भी देखेगा। क्या कह रहा हूं मैं? आंख आ गया कुलदीप सर, कुलदीप भाई एक बार सेट कर, इसको कर दे। ये भाई कुलदीप आपका ही पूरा एज दिखाता है, प्रेम आपसे ही करता है ये कैमरा भी। हम तो इसके हाथ लगाते तो नाराज हो जाता है ये। मतलब बस कोई बात नहीं, सेट कर लेंगे, इतना तो कर लेंगे। बस हो गया, ओके। देखो भाई, इसको देखो विभावना को। विभावना में ये कहता है कि बिना कारण के, देखो यहीं से याद कर लेना, वी से शुरुआत हुई तो बिना कारण के भी क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। अब आपके पास ये कहेगा कोई कारण ही नहीं है, और फिर भी उस काम को तुम कर दो। बिना किसी कारण के भी कार्य की उत्पत्ति होना, ये किसका काम है? विभावना का। बिनु पद चले, सुनो, बिनु, बिनु कहते बिना, बिनु ये शब्द आएगा, ये बिनु पद चले सुनय बिनु काना, क्या रह गया इसमें? बताओ, क्या समझ में नहीं आया? पद मतलब अब पैरों के बिना तो क्या कर रहा है? बता, पैर नहीं है फिर भी क्या करवा दिया? तो बिना किसी कारण के भी कार्य को करवा देना। कारण क्या है रे? ये नहीं दिमाग में घुसा। कारण साधन है कि जो चीज है ही नहीं फिर भी क्या करवा दिया? काम करवा दिया है। तो बिना पैरों के तो चल सकता है, बिना पैरों के, बिना कानों के क्या कर सकता है? सुने बिनु काना। हाँ, कान से काना, काना। तो ये कौन सा अलंकार होगा? विभावना होगा।
चलो आगे, लिख लिया है। एक बचता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा बचता है? जैसा नाम वैसा काम। जैसा नाम वैसा, एक टॉपिक और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा नाम वैसा काम। अब सुनो, क्या नाम है क्या काम है। इसने हमसे कहा, मानवीकरण ने, कि यहां जो शब्द है वो किससे शुरू हुआ, और मानव अपने आप में क्या है क्या है भाई? और सजीव जो है ये निर्जीव के ऊपर क्या करेगा? निर्जीव पे क्या करेगा? व्यंग्य करेगा। सजीव जो है निर्जीव पे क्या करेगा? व्यंग्य करेगा। क्या करेगा? व्यंग्य। नहीं समझ रहे यार? अरे तुम मार देते हो क्या? टॉन्ट, टी डबल आती होगी ना शायद। ओ माय गॉड, TAU। चलो समझ जाओ, चलो भविष्य में मैं ठीक कर लूंगा इसको। तो भाई मैंने ये कहा, क्या है ये? व्यंग्य को क्या बोलते हैं? टॉन्ट। जैसे +2 तक तो हम पूर्णतया अनुशासन में थे और वहाँ प्रचंड बहुमत लड़कियों का होता ही था किसी अध्यापक के पास, क्योंकि ये इंटेलिजेंट ज़्यादा होती थी उस ज़माने में। हाँ, इसलिए अध्यापक की नज़र में लड़कियाँ उच्च कोटि की थी, है ना। पीने का एक स्थान होता था, पानी पीने के लिए लड़के भी जाते थे, उसी पे लड़कियाँ भी। अब लड़के जाते थे तो लड़कियाँ भी जाती थी, लड़कियाँ जाती थी तो अभी लड़कियाँ, मन चंचल है, लड़कियाँ जाएंगी तो लड़के जाएंगे ही। अब जाते थे तो बोला तो कुछ भी नहीं जाता था लड़कियों को, पर इन्होंने तो नंबर बनाने होते हैं ना। सीधी प्रिंसिपल ऑफिस में, सर मेरे से वो फलाना फलाना लड़का कुछ कुछ बोला। टीचर होते ही थे मारने के लिए पैदा होते थे पहले, पढ़ाने के लिए कम होते थे, ठोकने के लिए ज्यादा होते थे। बुला करके बच्चों को, लड़कों को दे गड़गड़ दे गड़ागड़ दे गड़ागड़ अच्छी तरह सुझाया जाता था बेचारों को। फिर पूछता ये बता क्या बोला था? बोले सर सुना मैंने भी नहीं क्या बोला था। बोले कुछ तो बोला था पर सुना मैंने भी नहीं क्या बोला था। अब तब तक तो फट्टा फराई करवा दी थी बेचारे की। तो ऐसा काम करती थी, है कि नहीं? तो वही बात है, यहाँ पर टॉन्ट की बात आई है भाई। तो हमने ये कहा कि जो मानव है, ये मानव इसी में आया कि नहीं आया? अब ये मानव जो है ये क्या करेगा भाई? टॉन्ट मारेगा। लेकिन मानव मानव पे टॉन्ट नहीं मारेगा, यहाँ किस पे मारेगा? किसी निर्जीव वस्तु को पकड़ेगा। जैसे उसने लिखा, मेघ आए बड़े बन-ठन सवर के। बन ठन सवर के। अब यहां पर वास्तव में कवि ने ये पंक्ति जो लिखी है ना, इस पंक्तियों में बादलों को दुल्हे के समान दिखा रहा है। किसके समान है? दुल्हे के समान। और अब क्या कहना चाह रहा है कि बादल आ रहे हैं, अर्थात मेघ आ रहे हैं, और बड़े बंठन सवार के। बताओ कौन सी शेरवानी पहनेंगे बेचारे, कौन सा क्रीम पाउडर लगाएंगे बेचारे। लेकिन बादलों के ऊपर मनुष्य जो है ये क्या कर रहा है? टॉन्ट मार रहा है, व्यंग्य करने लग रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर किसका होना जरूरी है? निर्जीव। किसका होना जरूरी है? निर्जीव वस्तुओं पर। ना समझ में आए तो उसने लिखा, आए महंत बसंत। आए महंत बसंत। आए महंत बसंत। अब ये बताओ, महंत तो अपने आप में एक मठाधीश को कह सकते हैं कि नहीं? कि मठ का जो राजा है वो क्या है? जैसे द्वारकाधीश, अधीश का अर्थ है राजा। जैसे आप बोलते हैं जिलाधीश कलेक्टर को, कलेक्टर क्या कहते हैं? इसलिए जिलाधीश तो वो था जिला का राजा, लेकिन मठ का राजा है वो महंत है। उसी तरह द्वारकाधीश बोलते हैं, द्वारकाधिपति बोलते हैं। तो अधीश, अधिपति ये किसके पर्यायवाची हैं?
अब अयोध्याधिपति कौन है? राम हो जाएगा। लंकाधिपति कौन है? लंकेश कौन है? लंकाधीश कौन है? रावण हो जाएगा। ठीक है ना। तो अधीश और अधिपति किसके पर्याय हैं? राजा के पर्याय हैं। अब मैंने कहा कि यहां पर ये महंत जो है ये तो सजीव है, लेकिन ये बेचारी क्या है? एक ऋतु ही तो है, बसंत ऋतु। उस बसंत ऋतु को किसके रूप में आता हुआ बता रहा है कि उसने तो साफा बांध रखा है एक मठाधीश की तरह और फिर चली आ रही है। बताओ कहां से देख लिया इसने? तो इसका मतलब इस बसंत ऋतु को महंत के रूप में दर्शाना ही क्या है? मानविकरण अलंकार है। कौन सा है? देख लो यह साकेत नगरी, देख लो यह साकेत नगरी, या नीचे लिख रहा हूं भाई, हरि से मिलने गगन को जा रही, हरि से मिलने गगन को जा रही। ये लो भाई। अब मैं ये देख लेता हूं कि छंद और रस से कैसे क्वेश्चन पूछे, उसी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, ज्यादा टाइम उस पर नहीं खर्च करेंगे। तुम लिखो इसको तब तक। देख लो यह साकेत नगरी, हरि से मिलने गगन को जा रही। यार तुम क्यों पागल बना रहे थे कल तक मुझे? इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा, तो फिर सारी का यमुना का किसने बता दिया? जबरदस्ती लिख रहे हो। बस मैं तो भड़क लेके बैठा हूं उस दिन से, तुम टेंशन देने। उसने ये पूछा नहीं है तो फिर कोई भी ऑप्शन दे सकता है। सारी का मैना का डाल दिया उसने। यार अच्छे तेरे मरो सारी डूब के। इतने दिन से भड़क पैदा करवा रखी है। मैडम को भी नहीं सोने दे रहा। देख डिक्शनरी, देख डिक्शनरी। लिख लिया ये? क्या देखना है इसमें बताओ? देख लो यह साकेत नगरी, पूरी की पूरी नगरी है भाई। और कहाँ भेज रहा है? यहाँ तो एक इंसान चला जाए तो उल्टा नहीं आता, और इसने तो पूरी भेज दी। तो पूरी नगरी के ऊपर क्या मार रहा है? ये व्यंग्य कर रहा है भाई। इसमें आया भी है कि नहीं रे छंद का और रस का? हाँ, करुण रस का स्थायी भाव। ठीक है ठीक है। हाँ मतलब वाक्य नहीं देखकर पूछ रहा, रस रस पूछ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। साकेत अयोध्या, साकेत शब्द मीन्स अयोध्या। लिख लो। साकेत का अर्थ ही क्या है? अयोध्या। यार हड़की अपने जैसे गांवों को क्यों भेजेगा कोई? अयोध्या तो फिर भी नगरी है भगवान की, इसलिए वो तो वापस भी आ सकती है। मैंने ये कहा देख लो, तुम देखो ये बात। क्या देखो? कि पूरी की पूरी जो नगरी है वो कौन सी है और कहां जा रही है? और कहां जा रही है? अच्छा ये देखा है नहीं? मैंने कहा था नीचे लिख रहा हूं, नगरी हरि से मिलने तो कुछ भी कर सकती है, सुनती तो है नहीं पहले। अभी आया हुआ रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, तो सलेस अलंकार है। चलो मैंने छंद का नहीं देख रहा है यहीं पे क्वेश्चन। अगर आपकी नजरों में हो तो मुझे छंद बताओ, नहीं छंद को छोड़ दूंगा मैं। रस पढ़ा दूंगा। छंद नहीं है तो देख लो। छंद है कौन सा? अलंकार। तो कॉपी में तो अलग अलग लिखे हैं ना, कॉपी में तो अलग अलग है ना, इसलिए घर जाकर के एक रिवाइज करना। रिवाइज की मैं फिर बता देता हूं आपको कौन से जरूरी है पढ़ने, वो देख लो। आपको पढ़ना है यमक, सलेश, यमक हो गया, सलेश हो गया, और इसके साथ वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, विभावना, असंगति,
और मानवीकरण, बस ये पढ़ने हैं और मत पढ़ना तुम। अब और क्यों नहीं पढ़ने, उसका तरीका है, ये नहीं कह रहा यहां से ही क्वेश्चन आएगा, पर ये गारंटी है कि पेज से पूछेगा कुछ और, पर 3 इन्हीं में से ऑप्शन देगा। तो जो इन तीनों के उदाहरण नहीं बनेंगे वो ऐसे ही पेपर सोल्व होता है। नहीं समझे भाई? मान लो हमने नहीं पढ़ा यहां पर 1%, आपने कौन सा नहीं पढ़ा, अन्योक्ति नहीं पढ़ा, मान लो नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी तो पढ़ लिए, तो जब इनका उदाहरण नहीं होगा तो किसका बचेगा? ठीक है कि नहीं? इस तरह से पेपर सोल्व होता है, ऐसे ही फाइट होती है पेपर में, क्या पता क्या ना क्या। ये पढ़ने हैं। अगला देख लो भाई, अव्यय को खत्म कर रहा हूं आज, छोटा टॉपिक है। अपनाहुति भी वही है कि पहले अपनाहुति बताया नहीं मैंने, अपनाहुति आया हो इसमें, मत ले यार भड़क तू, छोड़ आजा। देखो भाई यहां देखो, अब तुम फिर हिला रहे हो क्या इसको? देखो, अरे ये घर जाकर देखना, मैं अभी और हूं 1-2 दिन, या ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना। मैंने ये कहा आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? अव्यय, और अव्यय ना नाम हो तो क्या मिलेगा? अविकारी। अब कैसे इनको पढ़ा जाएगा, क्या ये होते हैं? तू कहां जाने की पोजीशन बना ली? हाँ हाँ हाँ, अपनी तरफ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो इस शब्द को जब तोड़ते हैं तो 2 हिस्सों में टूटेगा। अब ध्यान से देख लो रे, क्या है? अ जमा वे। वे का अर्थ क्या होता है? अरे ये समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओ मेम साहब, ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा। व्यय का अर्थ होता है खर्चे, आगे क्या लगा? तो जो खर्चे न हो, इसका मतलब अव्यय का अर्थ क्या हुआ? जो खर्चे ना हो। ये तो फिलहाल उस शब्द का अर्थ देखा है हमने। किसका अर्थ देखा है? शब्द का। इसको देखते हैं तो इसमें क्या शब्द आया है? विकार, और विकार में क्या लगा? ई, और आगे क्या लगा? ए। विकार का मतलब क्या पढ़ा था विकारी में? जिसके अंदर कोई ना कोई कमी आ जाए, विकार आ जाए, परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए। किसके अनुसार आ जाए? लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष। अगर जो शब्द इनमें से किसी एक के अनुसार भी बदलता है तो वो क्या कहलाता है? विकारी। और इसने क्या कहा? अर्थात आगे क्या लगा? तो फिर इसका मतलब ना तो ये खर्च होते, किसके अनुसार खर्च नहीं होंगे? तो खर्च होने से तात्पर्य भी क्या है? बदलने से है, नहीं बदलेंगे ये, और ना ही ये खर्च होंगे, क्योंकि आगे है लग गया। तो खर्च होना इज इक्वल टू बदलना। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल इत्यादि से अपना रूप परिवर्तन ना करे वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो अविकारी कहलाते हैं। लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक, पुरुष, कुछ भी लिख लो, इनमें एक के भी अनुसार नहीं बदलेंगे। जैसे छोटा सा उदाहरण देखो, मैंने कहा घोड़ा खालिस्तान दौड़ता है। क्या कहा मैंने? घोड़ा का मैंने ले लिया घोड़ी, घोड़ी का मैंने ले लिया घोड़े। यहां तो क्या हो जाएगा? दौड़ती है। यहां क्या हो जाएगा? मतलब मैंने लिंग भी परिवर्तित करके देख लिया, मैंने वचन भी परिवर्तित करके देख लिया, लेकिन बीच में एक शब्द आने वाला है और वो शब्द आएगा तेज। क्या शब्द आएगा? अब यहां भी तेज और यहां भी तेज। आप बहुत ले लो, कम ज्यादा बहुत। तो क्या ये क्रिया विशेषण है? विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बताएगा, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, और ये किसकी बताएगा? क्रिया की बताएगा। ये किसकी बताएगा? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होते हैं।
तो एक शब्द इसको वैसे दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं भाई, देखो कैसे देखेंगे। इसकी पुष्टि हम इस तरह से करेंगे कि ये तेज घोड़ा है या तेज दौड़ता है। तो फिर इसका मतलब ये विशेषता किसकी बता रहा है? दौड़ने की विशेषता ना, कि तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है। तो जो क्रिया विशेषण वो आगे भेद पढ़ेंगे। तो हमने तो सामान्य सी पुष्टि की है कि घोड़ा के साथ, तो फिर घोड़ा के साथ तेज था तो घोड़ी के साथ तेजी होना था, घोड़े के साथ तेजे होना था ना। क्या हुआ? तो मतलब मैंने वो बताया था ना कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नई नई तितलियों से वफा करता है। तो इसका मतलब ये है कि पता नहीं सुबह ही टल्ली है बेचारा, सिरहाने रख के सोता है और सुबह उठते ही पैक मार लेता है। अब ये नहीं पता मैं लड़का के साथ हूं या लड़के के साथ हूं। तो ये किसी के साथ भी आए, मतलब सरिता के नो चेंज, नो बदलाव, ठीक है ना। तो इसका मतलब नो परिवर्तन है इसमें। ओके, अब बात आती है, ये शब्द समझ गए ना, अविकारी या विकारी शब्द का अर्थ क्या है? ना जी बताऊंगा आगे, तो मैंने उदाहरण दिया है एक, बढ़ो आगे। ये तो मैंने ये समझाया कि जो शब्द लिंग वचन काल पुरुष क्रिया के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन ना करे वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब बात आती है कि अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। दो, इस स्लाइड पे क्या है देखो भाई, अविकारी शब्द के भेद। किसके भेद पढ़ेंगे? अविकारी नाम ना आए तो क्या आ सकता है? अव्यय के भेद। मुख्यतया कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन में ना आए तो आप जितनी जल्दी पढ़ोगे, जितना जल्दी समझ के पढ़ोगे उतना ही फायदा। एक करा के छोड़ दूंगा क्योंकि अभी आधा भी घंटा है। ओ बहुत है, आधा घंटा। चलो आगे देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है क्रिया विशेषण। केवल ये ही बड़ा है, बाकी किसी के पार्ट नहीं है, इसी के पार्ट है, इसलिए इसी को क्लियर कर रहा हूं सबसे पहले। अब पहले पांचों नाम से अवगत करा दो। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, लिखवाए तो थे यार ये, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा था विस्मयादि बोधक अव्यय, और अंतिम और पांचवा अगर आता है तो निपात। अंतिम कौन सा है? निपात है। आइए मैंने ये कह दिया ना, 4 ऑप्शन में ना आए तो क्या करेंगे? मैडम किसके विशेषण के प्रकार? कहाँ खो रही है? किसके भेद बताए थे? विशेषण के तो 4 भेद थे, संज्ञा, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखो कभी नोट्स में गलती कर रहे हो फिर मेरे जाने के बाद कहो कि कर गए ऐसी तैसी। आप तो अपना चेक कर लेना पीछे तक का सिस्टम। चलो आगे है? देखो एक एक को देखो। नंबर 1 पे है कौन सा? प्लस में क्या जुड़ा? तो भाई जैसा नाम वैसा विशेषण का काम क्या था? विशेषता बताना। लेकिन स्पष्ट कर दिया कि विशेषता किसकी बताएगा? तो फिर क्रिया की विशेषता बताना। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने का काम करता हो या क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण। अब भी अविकारी। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। जो शब्द सॉरी है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, चलो आगे।
अब तक क्या कर रही थी? दो दिन हो रहे ऐसा जोटा, मेरे साथ दे दो तुम बस, कल हो रहे परसों, हो सकता है उससे अगले दिन एक दिन बुलाऊं तो बुलाऊं, नहीं तो 2 दिन और सहन करो किसी तरह से। और यार टेस्ट भी देना है क्या? आज मैं ले जाऊंगा 2-4 पेज मांग कर इनसे A4 साइज, फिर बनाऊंगा उसको। हालांकि मैं सोच तो ये रहा था लाइव करवाऊं या फिर वैसे कर दोगे? वो बनेगा तो वैसा ही बनेगा, क्योंकि 100 नंबर का घर तो बना रखा है। मैं ये सोच रहा था तुम भूल जाओ तो मैं घर वाला इसके पास सेंड कर दूं, ये तुम्हारे पास कर दे। देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो जरूर करवाऊंगा। देखो भाई, अब सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, मिल जाएगा कोई नहीं। क्रिया विशेषण की परिभाषा समझ में आ गई? अब पेपर में पूछेगा क्रिया विशेषण के क्या, तो एक बात बताओ, जब बाप अव्यय की शरण में है तो दादा और पोता यहीं रहेंगे कि नहीं? जब बेटा वहां गए तो फिर पोते अलग थोड़े जाएंगे, ये भी वहीं रहेंगे। तो इसका मतलब इसके चारों भेद भी अव्ययी हैं। पर 4 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर लिखा हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा लिखा? रीतिवाचक। दूसरे नंबर पे लिखा हमने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तीसरा लिखा हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और भाई चौथा और अंतिम लिखा हमने कालवाचक क्रिया विशेषण। कुछ भी नहीं है, जैसा नाम वैसा काम। ये मत सोचा करो जी आपको आते हैं इसलिए कह रहा हूं ना, केवल नाम को ध्यान में रख करके काम करना है। यहां देखो क्या नाम है? रीति। क्या नाम है? रीति। कोई भी काम करो किससे करो? रीति रिवाज से करो। बोलते हो कि नहीं? अब हम हर अपने जीवन में इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि कोई भी काम करना चाहिए तो रीति रिवाज से करना चाहिए। रीति का अर्थ होता है ढंग। किससे करे भाई? ढंग से करे। समझ रहे हो कि किसी भी काम को करे तो किससे करें? ढंग से करें। और इस ढंग को पकड़ने के लिए सुनो ध्यान से, यहां भी उत्तर किससे निकलेगा? कैसा, कैसी। अब सुन लो मेरी बात सुन लो, पहले बात सुन लो। यही उत्तर निकलवा रहा था गुणवाचक विशेषण। लड़का कैसा है, जितने उदाहरण मिलेंगे सारे विशेषण के मिलेंगे। और मैं उनको कैसा दौड़ता है तो भी उत्तर मिला। तो फिर ट्रिक बन गई, सुन लो ध्यान से, बाद में लिखना। अगर ये कैसा, कैसी, कैसे जुड़ता है किस शब्द के साथ है? इज इक्वल टू क्या पैदा होगा? विशेषण। और यही कैसा से उत्तर मिलेगा तो फिर ये कहता किसके साथ लगेगा? तो फिर पैदा क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। जैसे उदाहरण देख लो, लिखने पे ज्यादा जोर मत दो। देखो यहां उसने कहा वह सुंदर लड़का है। क्या कहा भाई? वह सुंदर लड़का है। और यहां उसने कहा कि वह लड़का तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है भाई रे। चलो ठीक है भी बात है। अब देखो मैंने कहा लड़का कैसा है। अब ये जो लड़का शब्द है ना भाई मेरे, ये लड़का है, ये तो क्या है? ओ सॉरी 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 सॉरी, और माफ करो यारो, माफ करना। लो। तो मैंने क्या, मैंने सुना मैंने भी नहीं क्या बोल रही है, तो वही काम हो गया। वो जी मैंने कुछ बोला है। चलो देखो
अब मैंने ये कहा कि जो लड़का है ना ये तो क्या है, लेकिन ये कैसा शब्द जब मैं इस संज्ञा के साथ लगाऊं तो किसके साथ लगाऊं, कैसा लड़का है, तो ये सुंदर शब्द क्या बन गया। नीचे आओ, यहां क्रिया क्या है और कैसा दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, आराम से दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये क्या बन जाएंगे, क्रिया विशेषण। इसलिए जितने भी क्रिया विशेषण शब्द आएंगे वो लगभग किस में मिलेंगे, अब जोड़े से तात्पर्य सिंगल तेज भी हो गया, तेज तेज कह दूं तो फिर कुछ रहना ही नहीं, फिर रहेगा ही क्या, वो क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आराम आराम से, तेज तेज, भागम भाग, कुछ भी आए फिर वो सारे शब्द क्या हैं, क्रिया विशेषण। आई मेरी बात समझ में सरिता। जोड़ा मिलेगा, जोड़ा मिलेगा ऐसा, ये ले, जल्दी जल्दी, तो फिर सोचना ही नहीं। ये क्यों बता रहा हूं, पेपर में पूछेगा निम्नलिखित में अव्यय शब्द बताओ, तो फिर अव्यय शब्द में मान ले ये दे दिया ऑप्शन, तो फिर आगे पीछे पढ़ो में तो ऑप्शन है, जो शब्द क्या मिले, जोड़े में मिले, लेकिन वो संज्ञा नहीं होनी चाहिए। अब तेज किसी का नाम सुना है तो संज्ञा तो नहीं है, तेजा होगा लेकिन तेज तो नहीं, फिर तेजा तेजा सुना है आज तक, यही सुना है, तो फिर जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, बार बार, ये सारे शब्द क्या हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब वो कहेगा यार वो धीरे धीरे बोलता है, तो धीरे धीरे बोलता, कैसे बोलता है, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठीक है। वह बार बार बोलता है, कैसा बोलता है, समझ में आई कि नहीं मेरी बात। मैंने तुलना भी कर दी, जहां समस्या हो सकती थी उसी के साथ। आ जाओ वापिस। अगला है जिसका नाम है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है, माप तोल आया था विशेषण में भी, इसलिए मैंने इकट्ठे रख दिए। ये माप तोल विशेषण में भी आया था ना। अरे कितना दूध, 1 किलो, कौन बोला, दूध किलो में नहीं आता, लीटर में आता है। अब यह शुद्ध वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा कि वह 1 किलो दूध लाया, बताओ कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत, तो फिर ये वाक्य गलत हो ही गया क्योंकि मेल ही नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि मापतोल वहां भी था और उत्तर किससे निकल रहा था, वहां कितना कितनी। चलो अगली स्लाइड पे समझाने के लिए, लो अब सुनो। दूसरा भेद है परिमाण का, था ना, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो, या मुझे बुला देते हो, मैं कहाँ हूं। मैंने क्या लिखा भाई, परिमाण, ध्यान से देखो रे, ये विशेषण का भी भेद था और ये क्रिया विशेषण का भी भेद है, दोनों का है ना भाई। बंद करो रे इसको, ले बंद कर दो, मेरे जैसी है तू भी। देखो भाई आगे, अब मैंने कहा कि जो परिमाण है वो विशेषण का भी भेद है और क्रिया विशेषण का भी, ये कॉमन पार्ट है। अब उसने कहा कि परिमाण का उत्तर हमेशा किससे निकला था, कितना कितनी। सेम बात है, अगर ये किसके साथ लगे तो फिर क्या बनेगा, विशेषण बनेगा, क्या बनेगा। और भाई ये ही कहता है कि ये कितना कितनी कितने किसके साथ मिले,
क्रिया के साथ मिले तो क्या बन जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। एट दैट्स ऑल। बोल शिवानी, ठीक है कि नहीं है? देखो अब क्रिया विशेषण, एक उदाहरण ऊपर वाले का दे रहा हूं, एक का नीचे। जहां ये संख्या लिखूंगा इसका मतलब ये है, इसका लिखो तो 2 संख्या लिखूंगा। ले, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, और वह 2 किलोमीटर दौड़ता है। 2 किलोमीटर। अब वाक्य देखेंगे सारे। क्लियर है यहां तक? अब देखो कितना दूध चाहिए, नीचे देखो कितना दौड़ता है। ऊपर कहता है कि कितना और दौड़ने के बीच में कोई संज्ञा है। क्या है संज्ञा? नाम है ना किसी का। तो यदि कितना के जस्ट बाद क्या दिखे, संज्ञा दिखे, तो वो विशेषण है, क्योंकि ये कितना चाहिए की विशेषता नहीं बता रहा, अर्थात क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा। किसकी बता रहा है? और ये कहता है कि कितना दौड़ता है, ठीक है। उसके भी कितने पार्ट थे? 2 निश्चित हो रहे। इसके भी कितने पार्ट हैं? मैं कहूंगा वह बहुत बोलता है। कितना बोलता है? तो यहां बहुत शब्द क्या बन गया? अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि बोलने की विशेषता है, बहुत बोलता है। और मैं कहूं बहुत दूध है, तो कितना दूध है? अब ये कितना शब्द है, ये दूध के साथ आया, और कितना बोलता है, वो कितना बोलने के साथ आया, इसलिए दिन रात का अंतर है। तो विशेषण का संबंध क्रिया संख्या से है ना संज्ञा से, और क्रिया विशेषण का संबंध है क्रिया से। तो जैसा नाम वैसा काम। लिख लिया यहां तक? हाँ बोलो। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, कितना दूध चाहिए, तो कितना शब्द दूध के साथ लगा। अब दूध परिमाणवाचक विशेषण। नहीं समझी तो फिर बताऊंगा मैं, गलती मतलब इससे सरल कोई यार टॉपिक नहीं, मैंने इसलिए रोक रखे हैं। जो बिल्कुल लगभग सिंपल बचे हैं, एक रस को छोड़ दो, बाकी जो बचे हैं ना वो सिंपल टॉपिक बचे हैं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। जो हो सकता है कि भाई खुदा ने खास्ता ऐसा ना हो पर मुझे जाना पड़ जाए, तो आपका भारी नुकसान नहीं होता, इसलिए मैंने लगभग जो इम्पोर्टेंट थे वो जरूर करवा दिया। इसलिए सिंपल सा था, इसलिए मैंने छोड़ रखा था इसको। चलो आगे। अब देखो, सॉरी, आओ तीसरी उसी स्लाइड पे, ये आ गया। 2 हो गए। तीसरा क्या है भाई? जैसा नाम वैसा। विशेषता तो किसकी बताएगा? क्रिया की। लेकिन क्रिया की किससे संबंधित है? कहां बैठे हो रे? ऊपर, नीचे, कहां खड़ा है रे? बाहर। कहां बैठे हैं? अंदर, भीतर, ये सब स्थान है। अब मैं कहूंगा कि अरे तू कहां खड़ा है भाई? सर आ जाओ, मैं तो बाहर खड़ा हूं। तो बाहर शब्द के साथ क्रिया ली है, तो फिर स्थान के लिए हम प्रयोग करते हैं कहां। क्या प्रयोग करते हैं? कहां प्रयोग करते हैं कि कहां खड़ा है, तो बाहर, भीतर। अब बाहर का जब बाहरी कर देंगे ना, तो वो फिर लिंग चेंज नहीं हुआ, विशेषण बन सकता है, कुछ और बन सकता है, लेकिन लिंग नहीं। बाहरी वस्तु, बाहरी लोग, तो वो विशेषण बन जाएगा। लेकिन अविकारी शब्दों का लिंग परिवर्तन के अनुसार है, तो बाहरी, बाहर शब्द का बाहरी लिंग परिवर्तन नहीं है कि लड़की के साथ तो बाहरी आएगा, लड़के के साथ बाहर। अब लड़की भी कहां खड़ी है और लड़का भी कहां खड़ा है, तो असमंजस में बताना। जब जब ऐसा मन करे ना कि हाँ जी बाहर का बाहरी बन रहा है, तो वाक्य पे पहुंच जाना। तो एक में लड़का रख लेना और एक में लड़की, तो लड़का कहां खड़ा है और लड़की कहां खड़ी है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है। फिर भी बात ना बने तो घोड़ा बाहर बैठा है, तो घोड़ी कहां बैठी है? अब घोड़ा भी बदल गया, घोड़ी के साथ, तो बदला क्या? बैठा बैठी नहीं,
इसका मतलब क्लियर है, बाहर का क्या रहेगा, अंदर भीतर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब क्या है, वह मेरे बाएं बैठी थी वह मेरे दाएं बैठी थी, इसका मतलब बाया दाया चाहे वो बैठी और चाहे कोई बैठा हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं। इसके बाद कौन सा है, कालवाचक है भाई। काल देखो, काल का अर्थ क्या है, समय, और समय हमेशा बताएगा क्या, कौन से शब्द से पकड़ में आएगा, वह कब पहुंचा, अभी अभी पहुंचा, अभी अभी, तो अभी समय तो है, वह कब पहुंचा, तो आप ये कहते हो यार अभी अभी आया हूं, कब आया है भाई, तो कब से जो भी उत्तर कब क्रिया के साथ लग करके जब भी अपना उत्तर देगा तो वो कौन से विशेषण, क्रिया विशेषण का देगा, कालवाचक क्रिया विशेषण का देगा। और उदाहरण सुन लो, वह आज आया है, आज कल सुबह सायं दोपहर, ये परिवर्तित सुबह का शुभ ही कर दोगे, सुबह ही, दोपहर का दोपहरी नहीं होगा, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। बताओ किसी की समझ में नहीं आ रहा तो वो मेथड दूसरा भी है, पर ये सरल है इसलिए उसके लिए मैंने पूरा लेंथ ही चलना पड़े। स्थान का मतलब क्या है, जगह, जगह ना। अब मैं आपसे पूछूं कहाँ बैठा है, तो ये तो कहना मत कुर्सी पे बैठा हूं, वो तो कारक की बात हो जाएगी, क्योंकि संज्ञा के साथ आपने अधिकरण कारक का चिन्ह लगा दिया मैं पर। आपने ये कहना कि जी मैं ऊपर बैठा हूं, कहाँ बैठा हूं, तो अब ऊपर का क्या बनाएगा लिंग, ऊपरी, ऊपर का क्या बनाएगा, अब ये ऊपरी को प्रू तो करो वाक्य में लाकर। अब आप पुल्लिंग थे तो आपने किस शब्द का प्रयोग किया, ऊपर, अब लड़की क्या प्रयोग करेगी, ऊपर, तो क्या ऊपरी बना, इसलिए ऊपरी विशेषण है ना कि क्रिया विशेषण। लेकिन ऊपर तो क्या है, बैठा बैठे में, कल दोनों बता आपने, देख शब्द क्या है, और मैं ये कह रहा हूं कि इसकी हमें पुष्टि करनी है कि ये क्रिया विशेषण है, अव्यय है या, तो हमारा दिमाग तो एक तो ये, भाई आवाज नहीं रही, हमारा दिमाग एक तो ये कहेगा कि ऊपर से क्या बन गया, ऊपरी, मान लेते हैं 1%, लेकिन हमने ये भी पता है कि भाई पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग आता है, स्त्रीलिंग के साथ है, इसलिए मैंने कहा कि लड़का बैठा है, लड़की अब बताओ क्या भरोगे, राणा क्या चाहिए था अगर लिंग बदला है तो, क्योंकि घोड़ा काला है, घोड़ी तो काला, घोड़ी काला है नहीं बोल रहे, काला का काली है तो वो विकारी है, मतलब बदल रहा है, तो क्या ऊपर बदला, लेकिन क्या बदल गया, क्योंकि पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग आना था, स्त्रीलिंग के साथ है, इसको पता ही नहीं मैं पुल्लिंग हुआ, ये लड़का के साथ भी पिल गया और लड़की के साथ भी। पता चला क्या, इसको नहीं पता चला। इसका मतलब है जिन शब्दों का लिंग परिवर्तन ना हो वो ही क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अब ये पुष्टि करनी है कि दोनों में क्या आ गया, ऊपर। अब यही तो पूछेगा कि कहां बैठा है, और कहां हमेशा स्थान के लिए प्रयोग में आता है, तो इसका मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि स्थान को समझने के लिए कौन सा शब्द लगाना पड़ेगा, जैसे काल को पकड़ने के लिए कब का प्रयोग कर रहे हैं, ऊपरी हो, तो मैंने कहा ऊपरी वस्तु, तो फिर ये विशेषण होगा, कैसी वस्तु, विशेषण होगा, क्योंकि वस्तु किसी का नाम है, ठीक है कि नहीं, तो ऊपरी विशेषण शब्द हो गया है, तो कहां बैठा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि अंदर का अंदर रहेगा, अंदरी नहीं हो सकता, अंदरो नहीं हो सकता, चलो इसका तो ऊपर का ऊपरी कर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि स्थानवाचक लाडो विशेषण होता नहीं, करेगी काला पीला की मिनकी में ओड़ा छोड़ा, स्थानवाचक विशेषण नहीं होता। दोनों के नामों में विशेषण और क्रिया विशेषण में केवल एक कॉमन आया, परिमाणवाचक, वो उसमें भी है, और बाकी तीन उसके अलग और तीन इसके, उसमें था गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, परिमाण तो था ही, इसमें परिमाण भी है, लेकिन स्थानवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक तो अलग अलग हो गए ना, एक कॉमन है। बताओ क्रिया विशेषण में अब क्या समझ में नहीं आया, नीरज बढ़ो आगे, तीन छोटे छोटे 4 पार्ट रह गए, वो एक एक बिलान दिखे हैं पूरे के पूरे। देखो अब
पहले यही देख लो, संबंध बोधक अव्यय। कौन सा है भाई? संबंध बोधक अव्यय। चले, जैसा नाम वैसा का। अब कैसा नाम है अगले का? क्या पैदा करेगा, क्या बनाएगा? संबंध बनाने के लिए कम से कम कितनी वस्तु? दो तो चाहिए ही चाहिए भाई। क्लियर है? अब इसने क्या कहा, जिसके क्रिया विशेषण समझ में आ गया उसके संबंध बोधक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना, एक ट्रिक बता देता हूं, फिर लाखों उदाहरण बना लेना। मैंने कहा लड़का, यही लिखा ना? क्या लिखा? नहीं दिख रहा? अरे आज जाना। लड़का, क्लियर है? लड़का, अभी तक कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। मैंने सिर्फ यहां क्या लिखा, ये स्टेटमेंट तुम बनाओगे, क्या लिखा? ये बाहर क्या है रे नीरज? और जो क्रिया विशेषण शब्द है वो सारे अव्यय शब्द हैं, क्योंकि बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं, पेपर में सिर्फ इतना पूछेगा, निम्नलिखित में अव्यय शब्द कौन सा है, तो जब इनके उदाहरण पता होगा तभी अव्यय बता पाएंगे। बात समझ में आ गई? अब मैंने इसको थोड़ा सा और तरीके से बता दिया। क्या कह दिया? अब कहता है कि जब भी किसी क्रिया विशेषण से पहले कोई कारक विभक्ति चिन्ह आ गया, वो क्रिया विशेषण नहीं रहेगा। क्या बनेगा? लिखो, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। जब भी किसी क्रिया विशेषण से पहले, जब भी किसी क्रिया विशेषण से पहले जब भी किसी क्रिया विशेषण से पहले कोई भी कारक विभक्ति चिन्ह लग जाता है या लग जाए, कोई भी कारक विभक्ति चिन्ह लग जाए, कोई भी कारक विभक्ति चिन्ह लग जाए, तो वहां क्रिया विशेषण न होकर वह संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। कारक विभक्ति चिन्ह लग जाए तो वह कारक क्रिया विशेषण न होकर संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। इस लाइन को, जो स्टेटमेंट मैंने लिखाई है, इसको अभी इस लाइन में प्रूव करके देख लो। पहली लाइन मैंने ये लिखाई, जब भी किसी क्रिया विशेषण के आगे क्या लगे? अब सुनो, पेपर में नू आ जा, तेज शब्द क्या है? धीरे क्या है? बाहर क्या है? इनके आगे क्या जोड़ दो? कार, कोई जरूरी नहीं के, कोई भी कारक विभक्ति चिन्ह। जैसे घोड़ा घोड़ी से तेज दौड़ता है, तो से तेज हो गया तो संबंध हो गया, तो बात खत्म। अब इसलिए तो कह रहा है बहुत सरल रहेगा, एक रस और एक उपसर्ग थोड़ा सा और दिमाग में बैठाना, बाकी तो फिर बल्ले बल्ले हो ही ली। ठीक है कि नहीं? लिख लिया? अगले पे चलो। रुक या आपका और मैं रुकू नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अहले जमीर हैं, जफा कर नहीं सकते, किसी बेवफा से हम वफा हैं। अब समझो, आप तो कर ही लोगे ना, कितने बना लो यार उदाहरण। क्रिया विशेषण जिसकी, मैंने पहले कहा था, जिसके क्रिया विशेषण समझ में आएगा वो आगे के समझ पाएगा। ठीक है ना? निधि ठीक है, चलो आगे। हाँ अंजू, क्या बात होगी? हाँ भाई लिख, देखो आगे देखो।
ए, देखो अब जो आता है उसका नाम है नंबर 3 पे मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है शुद्ध वर्तनी के लिहाज से। कुछ किताबों में बिल्कुल मिल सकता है किस तरह लिखा हुआ, और मैंने क्या किया है आगे च आधा फिर पूरा, है ना। और तुमने कैसा लिखा है, तो सही रहने में आ गया था आशीर्वाद देने, गलत होता तो लिख दिया सही। देखो इस चीज पे आ जाओ ध्यान से देखने के लिए एक बार। समुच्चय का मतलब सारे, समुच्चय का मतलब है, ध्यान से सुनो बस इसी से याद रहेगा। समुच्चय बोले तो सारे, और सारे तब होंगे जब हमें क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने। और जोड़ने के लिए किसकी जरूरत है, योजक चिन्ह नहीं मेरे प्यारे, यहां शब्दों की जरूरत है। चिन्ह अलग चीज है और शब्द अलग है, समझे कि नहीं। चिन्ह नहीं लेना, क्या लेना है, शब्द लेने। क्या लेने हैं, अच्छा शब्द अलग है और शब्द अलग है। ये तो क्या कह रहा हूं मैं बार बार, शब्द, और ये क्या कह रहा हूं, शब्द। ये जो शब्द है ये संगीत के माध्यम से, जैसे मैं कल कह रहा था लड़के के छठे दिन छठी का प्रोग्राम किया जाता जन्म के, हाँ, तो इसका मतलब है कि वहां इकतारा इत्यादि ढोलक वगैरह लेकर के वो रात को जागरण किया जाता है, तो उसमें क्या गाए जाते हैं, शब्द। और ये शब्द रचना है किसकी, कबीर। इसकी 3 प्रमुख रचनाएं, साखी, शब्द और रामायणी। साखी, शब्द और रामायणी कबीरदास की रचनाएं। एक तो ऊपर क्या है, ये साखी शब्द किससे बना है, साक्षी से। नहीं कहते मैं अपना साक्ष्य पेश करूंगा तो मैं अपना साक्षी लाऊंगा गवाह, तो साक्षी संस्कृत का है, हिंदी में क्या हो गया, हिंदी में क्या हो गया, साखी हो गया। क्या हो गया हिंदी में, हिंदी में क्या हो गया, ये साक्षी हो गया। ठीक है भाई, देखो अब साखी, शब्द और रामायणी। रामायणी, रामायणी, रामायणी रामायण से क्या बना दिया, मतलब इसमें राम के पद है। रामायणी में किसके पद हैं, राम के पद है। ठीक है, बढ़ो आगे, आ रहा ना समझ में, आलोक पेन बेटा मुंह में चल जाए, निकाल दे। है ओ शाकी रे, देखो भाई अब कोई बात नहीं, समझ लो समझ लो समझ लो। लो अब कहता है कि हमें यहां किस पे नजर दौड़ानी है, कितने ही तो हैं, लो और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, ये जब भी किसी वाक्य में लगे मिल जाएं और अव्यय के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, तो ये पहली बात तो सारे के सारे अविकारी हैं, क्योंकि और ही पढ़ा होगा, और ही नहीं देखा आज तक। तथा देखा होगा, तथी नहीं देखा। लेकिन देखा, लेकिन ही नहीं देखा, नहीं देखा ना। इनका कभी भी लिंग परिवर्तन, उदाहरण देखो, वो नहीं होंगे, क्योंकि वो अलग लिंक के रूप में काम करते, जो भी है। ठीक है, बाकी लेने को तो ले सकते हैं। मैंने यहां केवल उनको रखा जो जोड़ा नहीं बनाते, नहीं तो जो और सो भी हैं, यदि तो यद्यपि तथा भी हैं। देखो एक बार मैंने आगे शब्द क्या लिखा है, हाँ मैं भी बता देना। ए हेलो, क्या लिखा भाई मैंने, सीता
खाली छोड़ दिया। मैंने लिखा सीता है, सीता राम, मैंने लिखा राम श्याम, मैंने लिखा राम सीता। 4 वाक्य हैं। मैं कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं करने वाला, बस एक ही बात में सब कुछ खत्म करने वाला हूं। मैंने ये कहा, मैंने देखा दोनों ओर लिंग है एक जैसे, आगे भी स्त्रीलिंग पीछे भी, बीच में क्या लगा दो। अब आगे तो लिंग हो गया स्त्री, पीछे हो गया पुरुष, पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग और पुरुष को जोड़ेंगे तो भी क्या रहेगा, पता नहीं जी कौन सा नशा कर रहा है, पता ही नहीं। आगे लिंग चेंज हो गया, पीछे भी लिंग है ना। फिर कहा जी दोनों ओर क्या रख दिए, और फिर भी क्या भरोगे, और आगे पुल्लिंग था और पीछे स्त्रीलिंग था, चेंज किया तो फिर भी क्या आया। अर्थात इसका मतलब है ये सारे शब्द क्या हैं, अविकारी। हाँ, ये भेद है उसका। और इसके नाम के साथ लगता ही क्या है, समुच्चय बोधक अविकारी नहीं, क्या लगता है, अव्यय लगता है। ठीक है। अब दूसरे तरीके से देखें तो मैंने कहा वह और तुम, और मैं कहूं वे और, अब वह का तो वे बन गया, लेकिन इस पे कोई इफेक्ट है। काला और काली या भूरी, चेंज नहीं होना यार, नहीं होना, खत्म बात है। ले बढ़ो आगे, लिख लिया। एक है, 2 रह गए। नहीं, टाइम तो 4:15 बजे से पहले तो चलना ही नहीं है ना, वो टाइम ही टाइम है। लो देखो देखो, मैंने यहां पे लिखा है विस्मयादि बोधक। क्या लिखा भाई मैंने, बोधक। बोधक का मतलब है बोध कराने वाला, बोधक के स्थान पे बोधी भी आ सकता है। तो इसका मतलब है 3 हिस्से होंगे इस शब्द के। देखो रे, विस्मय प्लस में आदि प्लस में बोधक, विस्मय जमा आदि जमा बोधक। विस्मय का मतलब है आश्रय, आश्रय का मतलब है हैरानी। आश्रय आदि शब्दों का बोध कराने वाला, आदि शब्दों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आश्रय आदि शब्दों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाएंगे। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या। चलो बढ़ू आगे। देखो, आश्चर्य, हैरानी या विस्मय आदि शब्दों का बोध कराने, वही आएंगे और क्या आएंगे। देखो एक बार, आश्चर्य जरूरी नहीं कि हमें दुख में ही होता हो। ये सुना ना, हार्ट अटैक जो है वो जरूरी थोड़ी है दुख में ही आए। आग मेरे ऊपर कर्जा हो गया और मैं उस बात से चिंतित हो गया और मेरा हार्ट फेल हो गया ना, बेटे के शादी नहीं हो रही थी और देखा तो ओडी आ गई लगन में। एक तरफ तो ये सोच रहे हैं कि शादी नहीं हो रही, और तुरंत फिर क्या हो गया, प्रोग्राम ऐसा बैठा कि गाड़ी भी कौन सी आई, फिर वो ज्यादा खुशी में भी क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है ना। तो यहां पर कहता है कि जो जो आश्चर्य पैदा करते हैं, जैसे हिंदी में तो क्या लेते हैं, हे, अरे, वाह, छी 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 बोलते हैं ना, है, हाय, हाँ, ओह, अच्छा, काश,
बस ये तो मेरे हिसाब से ऐसे शब्दों में तो तुम माहिर हो ही, ये ध्वनियां निकालने में बनाने में मेरे हिसाब से आश्चर्य प्रकट करना आता है आप लोगों को, बहुत भली भांति आता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा है? ओ ये एक सुनियो रे एक बार इसके, मैंने क्या हो ये बच्चे को डराएगी क्या? हो ना, आ तो हो सकता है पर हो ठीक है भाई, इसको बोल लेने तो थोड़ी देर, सारे चुप हो जाए, बोल अब तो याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा, बोल ले शिवानी। इसके बाद है भाई अंतिम निपात, कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट मुझे सुन लो, बाकी सारी आपकी। क्या मिल गया इसको, क्या मिल गया? कब करती है ऐसे? मैं सब ऐसे करते कब करती है? तो हम तो नहीं करते इसलिए नहीं लिखवाया, तो उसको तो खिलाती वो अलग चीज है यार। पढ़ाऊं आगे, मैंने शब्द कहा है, क्या है? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, देखो ट्रिक से समझ में आएगा। यहां पर 2 शब्दों के मेल से बना है नी जमा पात। पात शब्द का अर्थ तो 2 है, पत्ता भी है, पता नहीं पत्ता, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर बसेंगे जाए। तो भाई मैंने कहा पात अपने आप में एक तो क्या है? पत्ता है, और इसके बाद कहता है कि पात का अर्थ एक होता है गिरना, जैसे गर्भपात बोलते हैं, तो इसका मतलब गर्भ का गिरना ही क्या है? गर्भपात। तो यहां पर जो आएगा ना वो पात का कौन सा अर्थ लेकर चलेंगे? गिरना लेकर चलेंगे। कौन सा? गिरना। ओके, क्या गिराएंगे? तो कहता है कि जो भी शब्द आएगा उस शब्द पर हम क्या गिराएंगे? बल गिराएंगे। बात खत्म। बल, बल क्या होता है? फोर्स, ताकत, ठीक है कि नहीं है? अब इसको पहले तो समझ लो, फिर एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा, कूदते कूदते जाओगे घर, समझ में आ ही जाएगा, कूदते ही जाओगे। अब मैंने कहा, ध्यान से सुनना, आप दिल्ली जाओगे? आप दिल्ली जाओगे, है ना? अब सुनो मेरी बात, कोई निपात नहीं है। मैंने कहा आप भी दिल्ली जाओगे। अब देखो, जिस फ्रीक्वेंसी से पहले बोल रहे थे नहीं बोला जाएगा, ये भी आपको रोकने के लिए मजबूर है बोलते टाइम कि आप भी दिल्ली जाओगे। इसका मतलब यह है कि सरल भाषा में समझ लो, निपात वो बीमारी है जो खामखा की है, जिसको हटाने से वाक्य के अर्थ पे कोई ज्यादा परिवर्तन है। लेकिन फिर लगता क्यों है? तो लगता इसलिए है कि कर्ता की स्थिति को स्पष्ट कर देता है कि आंधी आए तूफान आए, हम तो ये पूछ रहे हैं कि तुम भी दिल्ली जाओगे। या फिर ये कह दूं मैं आज दिल्ली जाऊंगा। अब बताओ, तो फिर क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा, कोई रोकने वाला नहीं है, जाऊंगा तो जाऊं। तो जो कर्ता की स्थिति को क्या करने आएंगे?
स्पष्ट करने आएंगे, और वाक्य में बोलते टाइम कहता है कि जीभ रोकने का काम करेगी और उस पर अधिक फोर्स लगेगा, बोलते टाइम बल लगेगा, तो वो क्या होते हैं, बात होता है। ना नहीं भी हो सकता है, प्रयोग पे डिपेंड करेगा। हाँ लिखो भाई, जिन शब्दों का उच्चारण करते समय, डेफिनेशन लिखो भाई निपात की, जिन शब्दों का उच्चारण करते समय जिन पर बल का प्रयोग किया जाए, जिन पर बल का प्रयोग किया जाए, जिन पर बल का प्रयोग किया जाए वो क्या होते हैं, निपात होते हैं। फिर लिखना नीचे पहचान लिखकर डैश दे दो, पहचान लिखकर डैश दे दो नीचे। लिखो पहचान लिखकर डैश दे दो। ये वो शब्द होते हैं जो कर्ता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो कर्ता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आते हैं। एक आ गया, क्या आ गया मोहित, जो कर्ता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आते हैं, पूर्ण विराम, जिनके हटा देने से वाक्य के अर्थ पर ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। लेकिन ध्यान रहे ये नेगेटिव भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब नकारात्मक को हटाएंगे तो भाई लोड पड़ेगा, इसलिए निपात के टॉपिक में नहीं क्या हो सकता है, निपात हो सकता है ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। ये पहचान हो गई इसकी। ओके, कल रस पढ़ेंगे, रस के साथ एक टॉपिक और ले रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप में मैं नहीं घुसाऊंगा। जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे छंद से पीछा छूट गया, छंद है ही नहीं एग्जाम में, इसलिए छंद को छोड़ दें, आया ही नहीं है ना, मतलब पढ़ना है और मरवाओगे अब तो तुम। भाई बहुत बहुत धन्यवाद।